नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्नवाइज में। और इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करेंगे साइमन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। इससे पहले जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था उसमें मैंने आप लोगों को इंडियन काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से जो कम्युनल इलेक्टोरेट है इसकी स्टार्टिंग होती है बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1909 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हमने एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन पढ़ा था, दैट इज द प्रोविजन ऑफ डायरकी। डायरकी में हमने देखा था कि किस तरीके से जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें देखी थी, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो दोबारा से देख लें। मैं उसका लिंक जो है आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है साइमन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि साइमन कमीशन नवंबर 1927 में आता है। देखिए, हमने पढ़ा था जब लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसमें एक प्रोविजन था कि एक कमीशन बनाया जाएगा, स्टैट्यूटरी कमीशन, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के आने के 10 साल बाद क्या अचीवमेंट हुआ इसको चेक करने के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन का अपॉइंटमेंट होना था। अब 1919 के बाद 1929 में साइमन कमीशन आना था, लेकिन वो जो कमीशन है 1927 में ही आ जाता है। और जो साइमन कमीशन है इसमें 7 मेंबर्स होते हैं और ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन होता है। स्टैट्यूटरी मतलब एक लॉ से बनाया हुआ कमीशन होता है और इसके जो चेयरमैन होते हैं सर जॉन साइमन होते हैं। तो इस कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशन किए? इसने रिकमेंडेशन किया कि जो डायरकी जो है, जो हम प्रोविंसेस में लाए थे, जिसमें हमने जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था उसको ट्रांसफर्ड और रिजर्व में डिवाइड किया था, उसका अबॉलिशमेंट हो जाना चाहिए। एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन दी प्रोविंसेस, मतलब कि जो प्रोविंसेस है उसमें हमको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब कि एक ब्रिटिश इंडिया का एक फेडरेशन बनाना चाहिए जिसमें जो प्रिंसली स्टेट्स होंगे वो भी उसके पार्ट होंगे। और जो कम्युनल इलेक्टोरेट है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। कम्युनल इलेक्टोरेट मैंने बताया था जब हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 पढ़े, जो मैंने बताया कि कम्युनल इलेक्टोरेट क्या होता है कि जैसे कोई एक मुस्लिम कैंडिडेट अगर अगर वो इलेक्शन के लिए खड़ा होता है तो उसको सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडियन सोसाइटी में एक डिवीजन लाने के लिए ब्रिटिशर्स की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी। तीसरा पॉइंट, टू कंसीडर द प्रपोजल ऑफ द कमीशन, मतलब कि जो कमीशन ने रिकमेंडेशन किया उसके उसके कमीशन को कंसीडर करने के लिए द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वीन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, ठीक है, ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट। उसके बाद एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद हमको क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने हैं उसके लिए एक वाइट पेपर प्रिपेयर किया जाता है बाय द जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स थे रिगार्डिंग साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन कब आया? 1927 में, और 7 मेंबर कमीशन था जिसके जो चेयरमैन थे जॉन साइमन। उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन किया? एबॉलिशन ऑफ डायरकी, extension of responsible government in the provinces, establishment of a federation of British India and princely state, and the continuation of the communal electorate। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थे। और एक और अच्छा नहीं बोलूँगा, मतलब एक रिकमेंडेशन ये था उनका कि एक फेडरेशन बनना चाहिए ब्रिटिश इंडिया का, जिसमें ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स जो होंगे वो उसके पार्ट होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, इट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया, जिसका रिकमेंडेशन किसने किया था? साइमन कमीशन ने किया था। ठीक है, एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया जिसमें प्रोविंसेस होंगे और प्रिंसली स्टेट्स उसके यूनिट होंगे।
लेकिन ये फेडरेशन बन नहीं पाया क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने मना कर दिया भाई कि हम तो ज्वाइन नहीं करेंगे ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड इट्स यूनिट। मतलब जो सेंटर था, सेंटर मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो उसके यूनिट्स है जिनको प्रोविंसेस कहा जाता था, उनके बीच में जो पावर्स है उसको डिवाइड किया गया। जैसे कि फेडरल लिस्ट जो था, इसमें जो भी चीजें लिखी रहती थी, इसमें जो लॉज बनाने का जो पावर था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। प्रोविंशियल लिस्ट, इसमें जो भी चीजें लिखी थी उसमें लॉज बनाने का जो राइट था वो स्टेट गवर्नमेंट के पास था। और तीसरा था कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी चीजें लिखी हुई थी उसमें लॉज बनाने का राइट बोथ दी फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों के पास था। और एक लास्ट, एक जो इम्पोर्टेंट लिस्ट जो इसमें मैंने नहीं मेंशन किया है वो है रेसिड्यूरी लिस्ट। जो भी ऐसे चीजें जो ना ही फेडरल लिस्ट में लिखी हुई है, ना प्रोविंशियल लिस्ट में लिखी हुई है और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में लिखी हुई है, वो किस में मेंशन है? मान लो रेसिड्यूरी लिस्ट में। और उसमें कोई अगर मतलब अगर नियम बनाना है, लॉ बनाने हैं, तो वो पावर किसके पास होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। ठीक है। इट अबॉलिश द डायरकी इन द प्रोविंसेस। जो भी प्रोविंसेस है वहां पे जो डायरकी वाला जो सिस्टम था, जो ट्रांसफर एंड रिजर्व सिस्टम वाला जो था, उसको अबॉलिश किया जाएगा, ऐसा इस एक्ट में कहा गया। एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। आप लोग देख रहे होंगे जो साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन थे उन्हीं को क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है किसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ऑल इंडिया फेडरेशन भी जो है ये साइमन कमीशन ने रिकमेंड किया था। ठीक है। उसके बाद फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये इस एक्ट का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। एबॉलिशमेंट ऑफ डायरकी, ये भी जो साइमन कमीशन है इसने रिकमेंड किया था कि जो डायरकी प्रोविंसेस में वो अबॉलिश होना चाहिए। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। इसने बोला कि भाई जो सेंटर है वहां पे जो डायरकी का जो प्रोविजन है ना वो लाना चाहिए सेंटर में। कहाँ से अबॉलिश करना है? प्रोविंसेस से। लाना कहाँ पे है? सेंटर पे। ठीक है। However, this provision of the act did not came into operation। लेकिन ये भी जो एक प्रोविजन था वो ऑपरेशन में नहीं आ पाया। तो ऑल इंडिया फेडरेशन बनाना चाहते थे, नहीं हो पाया। डायरकी को प्रोविंसेस से अबॉलिश किया, उसके बाद वो चाहते थे कि वो कहाँ जाए? सेंटर में आ जाए, नहीं आया। ठीक है। आगे देखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर, इट इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। जो 11 प्रोविंसेस थे जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल था, उसमें से 6 प्रोविंसेस में जो है वहां बाई कैमरलिज्म लाया गया। बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है जो लेजिस्लेटिव हाउस है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो हाउस है, उसको 2 हाउसेस में डिवाइड किया गया। ठीक है। बाई कैमरल मतलब कि 2 हाउसेस। ऑलराइट। इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रिंसिपल को और बढ़ाया गया। पहले तो क्या है कि जो पार्लियामेंट रिफॉर्म्स आया था उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट सिर्फ मुस्लिम्स को दिया गया था। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 है उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लासेस मतलब कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, विमेन एंड लेबर, इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। इट अबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया ये जो ऑफिस था ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए बनाया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे उनको असिस्ट करने के लिए ये बनाया गया था। आप लोगों ने, मैंने पढ़ाया है इसमें। ठीक है। जो जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 डिस्कस कर रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि एक 15 मेंबर काउंसिल बनाया गया था टू असिस्ट दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो उनके ऑफिस को अबॉलिश कर दिया इस एक्ट से। About 10% of the total population got voting rights। जो 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन थे उस समय हमारे कंट्री में, उनको वोटिंग राइट्स दिया गया, मतलब फ्रेंचाइज को थोड़ा सा बढ़ाया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कि इससे एक ये भी प्रोविजन किया गया कि इंडिया में हम क्या बनाएंगे? एक रिजर्व बैंक बनाएंगे। जो अभी के समय में हमारा जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कहीं ना कहीं इसी एक्ट से उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। Next important provision, it only provided for the establishment of it not only provided for the establishment of a federal public service commission but also a provincial public service commission and joint public service commission। मतलब कि इससे ये बोला गया कि न कि सिर्फ एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा फॉर द एंटायर कंट्री, बट प्रोविंसेस के लिए प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और 2 या 2 से ज़्यादा प्रोविंसेस के लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा। मैंने आपको बताया इससे पहले वाला एक्ट जो हमने पढ़ा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से एक क्या बोलते हैं
सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था इन द ईयर 1926। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल कोर्ट। इसने ये भी प्रोवाइड किया कि एक फेडरल कोर्ट बनाया जाएगा इन 1937। ओके, जैसे कि हमने देखा था जब हम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से एक सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था कलकत्ता में। और 1935 में भी हम देख रहे हैं कि इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल कोर्ट, जो कि कब सेटअप हुआ, 1937 में सेटअप हुआ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है, जहां हमने डिस्कशन किया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में और साइमन कमीशन के बारे में। ये दोनों ही जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे पहले जो भी मैंने वीडियोस देखे हैं, आप सारे एक्ट्स को पढ़िए सीरीज से, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो है थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा तो उसमें मैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया, जो मैंने पढ़ाया आपको अगर अच्छा लगा, तो ज़रूर लाइक बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए। मैं पूरा फ्री कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी लेके आया हूँ, जिसमें मैं इंडियन पॉलिटी पूरा फ्री में कवर करूँगा। So thank you very much for watching and have an awesome day ahead. Thank you very much.